प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 19 क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार। आज़ादी प्राप्त करना फूलों के रास्ते पर चलने के बराबर सरल नहीं था, बल्कि यह कांटों का मार्ग था, शूलों से भरा था। हमारे अनगिनत वीरों ने अपने शीश का बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के हमें आज़ादी प्राप्त हुई। अंडमान में बनी हुई सेल्यूलर जेल न जाने कितने ही ऐसे आज़ादी के दीवानों की कब्रगाह बन गई। आइए जानते हैं अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस वृत्तांत में हमारे सामने एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अंडमान निकोबार की याद आते ही काला पानी का भयानक चित्र हमारी आंखों में उभर आता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह चित्र सेल्यूलर जेल का है, जिसमें उस समय 7 भाग थे और बीच में एक टॉवर था जिससे सभी पर नज़र रखी जाती थी। इसे काला पानी की सज़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि से दूर पानी के बीच में थी और हजारों किलोमीटर दूर थी। जो एक बार यहाँ गया उसे वापस आने का मौका नहीं मिलता था। उस समय की भयानक यह जेल और जंगलों से भरा पूरा अंडमान महाद्वीप आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले तमिलनाडु के राजा राजन चोल ने इन द्वीपों को जीता और अपने राज्य में मिलाया। वहाँ के आदिवासी छापा मारकर जहाज़ों को लूट लेते थे। तंजौर के शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों को नरभक्षी यानी मनुष्यों को मारकर खाने वाला बताया गया है। इसी कारण से इन द्वीपों का नाम थिमेय थिबू यानी शत्रु द्वीप रख दिया गया था। उसके बाद ये मलय देश के समुद्री डाकुओं का अड्डा भी बने। ये डाकू यहाँ के निवासियों को दास बनाकर, गुलाम बनाकर दूर दूर के देशों में बेचा करते थे। फिर अनेक शताब्दियाँ यानी कई 100 वर्ष निकल गए, इन द्वीपों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फिर 1789 यानी 1789 में आर्कीबाल्ड ब्लेयर नामक एक अंग्रेज अन्वेषक खोजी ने इन्हें फिर खोज निकाला और इन्हीं के नाम पर जो मेन पोर्ट है, जो मुख्य पोर्ट है, प्रमुख बंदरगाह, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नहीं बसाया। फिर अंग्रेज़ों ने जब भारत पर कब्जा किया तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो लोग युद्ध लड़ा करते थे, स्वतंत्रता के मतवाले, स्वतंत्रता आज़ादी के दीवाने लोगों को आजन्म यानी जीवन भर का कारावास देकर के यहाँ भेजा जाता था। अंग्रेज इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। काफ़ी दिनों तक तो यहाँ पर देशभक्त कैदी ही आते रहे। उसके बाद दूसरे भयानक कैदियों को, जिनसे अंग्रेज सरकार भयभीत होती थी, डरती थी, उन्हें यहाँ भेजा जाने लगा। समय समय पर इन बंदियों को जेल से मुक्त भी किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें वापस भारत नहीं आने दिया गया। उन्हें वहीं रह करके काम काज करने की सुविधा अंग्रेज सरकार ने उनको दी। उन्हें वहीं पर अपना घर बसाने की सुविधा दी। वे लोग वहाँ खेतीबाड़ी करने लगे। फिर दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो जापान ने इन पर कब्जा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उस समय यहाँ आए। उनकी याद में एबरडीन बाज़ार में नेताजी मैदान और क्लब भी बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेल्यूलर जेल का है, जिसमें 7 इमारतें बनी हुई हैं और बीच में एक टावर है। अंग्रेज जब वापस जीते तो उन्होंने अंडमान पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। तो उन्होंने इस बार क्या करा, पीनल सेटलमेंट यानी कि कैदी उपनिवेश समाप्त कर दिया। यानी वहाँ जितने भी लोग जेल में थे सबको मुक्त कर दिया। सबको सरकार ने अपनी सुविधा पर घर लौटने की छूट दे दी। जो लोग वहाँ बसना चाहते थे उन्हें वहाँ बसाया। तो सभी लोग वापस भारत लौटने की कोशिश करने लगे और जो जनसंख्या वहाँ पर 35,000 थी वह 14,000 रह गई। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया। तब ये द्वीप भी स्वतंत्र भारत का अंग बन गए। आज भी सेल्यूलर जेल की इमारत, जिसमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से आज़ादी का इतिहास लिखा था, समुद्र के किनारे पर एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इस इमारत की पहले 7 भुजाएं थी, जैसा कि मैं पहले चित्र में दिखा चुका हूँ। अब इस समय वहाँ केवल 3 भुजाएं हैं
और केवल बीच का टावर रह गया और टावर में राजनीतिक कैदियों के नाम की सूची है। जो भुजाएं गिरा दी गई थी उसकी जगह पर अस्पताल की इमारत बनी हुई है। आइए अब हम जानकारी लेते हैं अंडमान निकोबार में से पहले अंडमान द्वीप समूह के बारे में। वृहद यानी बड़े अंडमान की विशेषता यह है कि यह समतल है, यहाँ नदियाँ नहीं हैं। यहाँ जून से सितंबर तक खूब वर्षा होती है। यह अधिकांशतः वनों से घिरा हुआ है। मुख्य बात यह है कि यहाँ की प्रधान उपज नारियल, सुपारी, रबड़ हैं। आजकल धान की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और यहाँ की आय का मुख्य साधन इमारती लकड़ी और मछली है। यहाँ के निवासी मछली पालन, सुअर पालन और नारियल के पेड़ उगाने का धंधा करते हैं। यहाँ प्लाईवुड और माचिस के लघु उद्योग चलते हैं तथा फलों में आम, कटहल, केले, अमरूद, अनानास, खरबूजा और तरबूज भी होते हैं। यह इस पाठ का मुख्य बिंदु चल रहा है। अभी हमने अंडमान के आय के साधन और फसलें पढ़ी। अब हम यहाँ से उसकी शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ घना जंगल होने के कारण सबसे बड़ी आरा मिल लगाई गई है। यहाँ पर बंदरगाहों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। अब शिक्षा के बारे में। अंग्रेजों के शासन में शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन अब लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं। यहाँ पर अब 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 डिग्री कॉलेज तथा अनेक माध्यमिक विद्यालय हैं। यहाँ आकाशवाणी यानी कि रेडियो का केंद्र भी है। यहाँ रहने वाले लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध सभी हैं और इन लोगों में किसी प्रकार की कोई धार्मिक कट्टरता यानी अपने ही धर्म को मानने की भावना नहीं है। हिंदू लोग मस्जिद में जाते हैं, मुसलमान लोग मंदिर में जाकर चढ़ामृत ले सकते हैं। विवाह में जाति, प्रांत, धर्म कोई प्रश्न नहीं है, सभी भारतवासी हैं। बांग्लादेश के रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के आने से यहाँ बांग्ला भाषा का प्रचार हो गया है। स्त्रियाँ साड़ी ब्लाउज पहनती है, पुरुष धोती कुर्ता और कोट पतलून पहनते हैं। अब हम लघु अंडमान के बारे में बात करते हैं। लघु अंडमान में रहने वाले आदिवासी ओंगी कहलाते हैं। दक्षिण और मध्य अंडमान में जरावा जाति के, सेंटिनरी द्वीप समूह में सेंटिनरी, निकोबार में निकोबारी, ग्रेट निकोबार में शोम्पेन जाति के लोग बसते हैं। निकोबार के लोग जो है वो हिंद चीन जाति से मिलते जुलते हैं और ये अभी भी घने वन में ही रहते हैं। इन सभी जातियों की बोलियां अलग अलग हैं। हिरण और सुअर आदि के अलावा मछली का शिकार भी करते हैं। लघु अंडमान की नारियां, स्त्रियां टोकरियां बुनती हैं। ये अपनी झोपड़ियों को नारियल के पत्तों से सजाते हैं और लकड़ी की मचान यानी कि ऊंचा स्थान बना करके उस पर रहते हैं। ये मुख्य रूप से नारियल, शहद और केला खाते हैं। हमारे सभ्य संसार से दूर रहने वाली, जंगलों में रहने वाली ये आदिवासी जातियाँ आज भी अपने आप को इन द्वीपों का राजा मानती हैं। आइए अब हम निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। यहाँ के मूल निवासी प्रायः मंगोल जैसे होते हैं। इन द्वीपों में गंदगी दिखाई नहीं देती क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण कूड़ा करकट समुद्र में बह जाता है। विशेष बात यहाँ के गांवों के बारे में, मकान के बारे में। यहाँ के गांवों में कटहल, पपीता और केले के पेड़ लगाने का रिवाज है, मतलब ये उनकी परंपरा है। घरों की विशेषता क्या है? यहाँ के घर कुछ अंडे जैसे गोल होते हैं। इनके फर्श, घरों के फर्श ज़मीन से 6-7 फुट ऊंचाई पर होते हैं। पूरा घर एक ही कमरे के रूप में होता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती और इसमें हवा फर्श में जो तख्ते लगे हुए होते हैं यानी लकड़ी के पटिए लगे हुए होते हैं उनके छेदों में से होकर ही आती है। इनके घरों की बनावट बहुत ही सुंदर होती है। फिर इनका गांव कैसा होता है? एक गांव में 8 से 10 घर होते हैं और उनका एक मुखिया होता है जिसे कैप्टन कहा जाता है। यह कैप्टन इनके आपस में कोई झगड़े होते हैं तो उनको निपटाता है। ये लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? ये सरल और परिश्रमशील लोग होते हैं। ये लोग झूठ और बेईमानी से दूर रहते हैं। अपने त्यौहार को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। पहले पुराने समय में ये लेन देन के लिए नारियल का इस्तेमाल किया करते थे, प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब ये रुपये पैसे को पहचानने लगे हैं। नारियल, लकड़ी, शंख तथा सीप की बनी सुंदर चीज़ें बनाकर बेचते हैं। निकोबार द्वीप पुंज की राजधानी कार निकोबार है। यह हरियाली से ढका हुआ द्वीप है। यहाँ अंडमान जैसा डरावनापन या भयानकता नहीं है। सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से इन द्वीपों का बहुत महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये द्वीप क्रांतिकारियों का तपोवन होने के कारण हमारे लिए तीर्थ के समान हैं और अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अपनी सुंदरता के कारण तो ये पर्यटकों के लिए स्वर्ग हैं।
अंडमान निकोबार की सुंदरता और अलग अलग रूप बिखेरती प्रकृति वास्तव में विभिन्नता में वास्तविक एकता को प्रकट करती है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के बारे में कहा, हे मेरे मन, इस भारत रूपी पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे जगो। इस भारत को उन्होंने महामानव, एक बहुत बड़े मानव के रूप में माना और माना कि अगर मैं इसे सागर मानूं तो मैं इसके तट पर खड़े होकर दोनों बाहें बढ़ाकर नर यानी मनुष्य रूपी देवताओं को नमस्कार करता हूं और कविता के छंदों में परम आनंद से उनकी वंदना करता हूं। ध्यान गंभीर अर्थात समाधि में लीन ये जो पर्वत हैं, जिन्होंने नदी रूपी माला को धारण कर रखा है, और यहाँ जो दूर तक फैले हुए विस्तृत मैदान हैं, यहाँ इस पवित्र धरती पर, इस भारत पर इन सभी को हमेशा देखो। वे लिखते हैं, न जाने किसके बुलाने पर, किसने बुलाया, जो पूरे विश्व से मनुष्यों की धारा न जाने कहाँ से दुर्निवार, जिसका निवारण न हो सके, जिसके बारे में पता नहीं, न जाने किन जगहों से यहाँ आए और भारत रूपी महामानव रूपी समुद्र में मिल गए। अर्थात यहाँ पर आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीनी, शक, हूण, पठान, मुगल, न जाने कितनी प्रकार की जातियाँ आई और भारत रूपी एक देह, एक तन, एक शरीर में लीन होकर के भारतीय हो गए। आइए सभी को अपने आप में समा लेने वाली इस विशाल हृदय भारत माँ को नमस्कार करें और हिमालय की बेटियों के स्पर्श से पवित्र किए गए इस भारत रूपी महासागर के तीर्थ जल से इनका अभिषेक करें। पाठ के अंतिम अंश में माँ भारती को नमन करते हुए उन्होंने माँ भारती का अभिषेक किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आएगा और आप सभी लोग इसके प्रश्न हल कर सकेंगे। कृपया पाठ को 2-3 बार अवश्य पढ़ें ताकि आप इसके आंतरिक यानी इंटरनल जो हैं उन्हें आराम से तैयार कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।